हेलो एवरीवन। आज एनवायरनमेंट के ऊपर थोड़ा अच्छा न्यूज़ है, लेकिन एनवायरनमेंट को लेकर टेंशन मत लो। एक वीडियो लाऊंगा जिसमें एनवायरनमेंट का जितना भी कन्वेंशन वगैरह, जितना भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जितना भी हुआ है उसको डिटेल में बता दूंगा, ताकि जो भी करंट अफेयर अभी चल रहा है, अभी जो चलेगा हफ्ता 15 दिन, उसको समझने में आसानी होगा। कल या परसों देखूंगा, 2-3 दिन के अंदर ले आऊंगा। तो आज का जो इंडियन एक्सप्रेस का जो हेडलाइन बना है 13 तारीख का, 13 नवंबर, उसमें हेडलाइन बना है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है लास्ट 14 मंथ का अभी तक का हाईएस्ट हो गया है। इसलिए आरबीआई क्या करेगा, इन्फ्लेशन हाई हो गया है इसलिए आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई कर्व करेगा। ठीक है, मनी सप्लाई। तो इसलिए लिखा है कि रेट कट नेक्स्ट मंथ। जो आरबीआई का जो 3 महीने के बाद, जो 3 मंथ के बाद जो आरबीआई बैठता है हर बार, आरबीआई का जो ये रहता है मॉनेटरी पॉलिसी वाला, जो कि हर 3 महीने में एक बार बैठता है, तो नेक्स्ट मंथ में बैठ के वो लोग रेपो रेट कमाने वाला है। ठीक है, रेट कट करेगा। ठीक, क्यों करेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन जो होता है, देखो इंडियन इकोनॉमी में क्या है ना, किसी भी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनी पॉलिसी, सॉरी मनी सप्लाई। मतलब कुछ भी दिमाग में रहे या ना रहे, लेकिन मनी सप्लाई अगर तुमको पता चल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो तुम रिलेट कर ले जाओगे। यहाँ पे कह रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यानी कि क्या, मनी सप्लाई इज। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अगर पता चल जा रहा है, तो तुम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एग्जाम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, बस ये देखना है। तो तुम्हारा बेसिक्स तुम कहीं से भी पढ़े होगे, पता है कि मनी सब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, तब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा रहता है। या फिर ऐसे समझ लो कि जब मनी सप्लाई ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अभी ड्यू टू मनी, अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। इसलिए आरबीआई आके क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी जो सेट करने वाला है उसमें रेपो रेट को कट करने वाला है। ये हेडलाइन बना है। अब नेक्स्ट मंथ जब हम लोग रहेंगे डिस्कस करते हुए, तो जब आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी ग्रुपिंग बैठेगा, तो देखना उसमें कि वो लोग कुछ बेसिस पॉइंट बोलते हैं, बेसिस पॉइंट, कि कुछ पॉइंट वो लोग कट कर देता है। ठीक है, कट कर देता है। और अभी इन्फ्लेशन जो अक्टूबर का फूड प्राइस, अक्टूबर में सीपीआई इन्फ्लेशन कितना दिखा रहा है, 6.2%। ठीक है, एक ओपीएससी क्वेश्चन पूछा था पिछले साल इसी के ऊपर, कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कितना, मैंने कितना परसेंटेज का वेरिएशन रखा गया है, तो वो 4% ±2 रहता है। ठीक है, 4% से 4% के आसपास ±2 रहेगा। ठीक है, कि 2% इधर कमा सकता है और 2% उधर, मैक्स टू मैक्स 6% तक जा सकता है। ऐसे समझ लो कि उसको 4% तक मेंटेन करना है। 6% मैक्सिमम लिमिट है उसका, 2% मिनिमम लिमिट है। इसके बीच में मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप को मेंटेन करने के लिए फ्लक्चुएट करते रहता है। ओपीएससी एक क्वेश्चन डाला था पिछले साल इसी पे। ठीक है, +-2 वाला लिखा था। ठीक है, तो वहां पे ये दे दिया था, ये वाला लिमिट की जगह पे 6 लिख दिया था। 6 का +-2 होता है क्या? आंसर ऑप्शन होता नहीं, 4 का +-2 होता है। ठीक है, ये है हेडलाइन बना है। अब एज ए न्यूज़पेपर कैसे इसको जानना था, ये मैं कुछ अंदर का मैं कुछ नहीं पढ़ा मैं, और ना मैं पढ़ूंगा कुछ। ठीक है, क्योंकि मेरा स्टैटिक मुझे पता है कि कितना इसमें दिया होगा, क्या दिया होगा। बस वो बता रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ा तो रेट कट हो रहा है, होने वाला है, रेट कट होगा। क्यों रेट कट होगा? क्योंकि मनी सप्लाई में इंक्रीज हो चुका है, तो उसको डिक्रीज करके ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। ये था स्टैटिक। ठीक, अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, मैती। ठीक है, मैती और कुकी, ये दो ट्राइब हैं। ये पिछले 2-3 साल से लड़ाई कर रहे हैं अपने बीच में, और ये मणिपुर स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर लिख देता है ना कि मनी की एंड मैती ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो मणिपुर मार रहा है। ठीक है, मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है पिछले 2-3 साल से, वो इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई है, कुकी और मैती के बीच में। ठीक है, इसके ऊपर बहुत बड़ा मैंने डिस्कशन है इंटरनल सिक्योरिटी में, मेंस में इंटरनल सिक्योरिटी अपना जो टॉपिक है, वहाँ पे कुकी मेथी वाला जो आता है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो वहाँ पे इसको जानना है। ठीक है, लेकिन बस एज ए प्रीलिम्स परस्पेक्टिव, कुकी और मैथी ट्राइब को ध्यान रखना। ये दोनों ट्राइब मणिपुर में पाए जाते हैं। बाकी का लड़ाई डेली, ये डेली न्यूज में बना रहा है, मणिपुर डेली न्यूज में आ रहा है डेली। मतलब ऐसा, मैंने हर हर दिन लड़ाई ही हो रहा है वहाँ पे, कुछ ना कुछ। मैंने आर्मी पर्सनल या फिर वो लोग खुद में अपने लड़ रहा है, लेकिन लड़ाई हो ही रहा है डेली डेली। मैं बस बता दिया कि कुकी और मैथी तुम्हारा ट्राइब से कहाँ के, मणिपुर के, जो लोग खुद में लड़े हैं, और 2-3 साल से वायलेंस चल रहा है जो। और क्या हेडलाइन है, देखते हैं। ये वही ऊपर का ही, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
लास्ट 14 मंथ का अभी तक का हाईएस्ट है रेट कट करने वाला, उसी के बारे में दुनिया भर का चीज लिखा हुआ, इतना कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है। सेंटर नोटिफाई सेंटर नोटिफाई न्यू वाटर रूल्स, नया वाटर रूल्स को नोटिफाई किया है सेंटर। ठीक है। एक वाटर एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन, ठीक है, एक एक्ट है। उसी को ये लोग उसी के अंडर में कुछ चेंजेस लाके रूल्स में चेंजेस लाया है, रूल्स 2024 में। ठीक है। रूल्स क्या कहना है इसमें? रूल्स कम्स आफ्टर अमेंडमेंट मेड टू द वाटर एक्ट अर्लियर, इसी साल वाटर एक्ट में अमेंड किया गया था, वाटर एक्ट अमेंडमेंट किया गया था। उसी जो अमेंडमेंट किया गया था उसी के ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है। ठीक है। इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की तरह भी मान लो। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पॉलिटी में हम पढ़े थे, सॉरी कहीं से भी तुम बेसिक्स पढ़े होगे तो वहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सुने हुए कीवर्ड, कि पहले गवर्नमेंट क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बना देता है कि ये रहा स्ट्रक्चर, अब उसी के ऊपर डिटेलिंग करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो वही एक बार स्ट्रक्चर बना दिया एज ए लेजिस्लेशन, अब उसके ऊपर रूल्स वगैरह बना रहा है। उसी का यहाँ पे न्यूज बना है कि सेंटर नोटिफाई न्यू वाटर रूल्स, नए वाटर रूल्स में क्या क्या होना है क्या क्या नहीं होना है। तो ये जो कुछ भी इसमें आया है, ठीक है, अगर वाटर वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट एक्ट है। एनवायरमेंट जब तुम कहाँ कहीं से भी एनवायरमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे ये एक्ट के बारे में उसका डेट एटलीस्ट पिछले साल ओपीएससी तो पूछा था डेट की, कौन से 1981 दिया था एयर एक्ट, फिर 1976 76 था वाटर एक्ट, ऐसे करके मैच द फॉलोइंग करवाया था, ईपी एक्ट 1986 करके दिया था। तो ये एक्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, और एनवायरमेंट को ऐसे पढ़ना है कि यूपीएससी लेवल का एनवायरमेंट पढ़ना है, तब जाके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन होगा एनवायरमेंट। ठीक है। तो मैं इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूँ एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सिविल सर्विस का प्रिपरेशन में, क्योंकि वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों जगह यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी जो एक्चुअल जो डिमांड है अभी एनवायरमेंट को ही, और एनवायरमेंट और सिविल सर्वेंट का ही ये रिलेशन है मोस्टली। ठीक है। इस हिसाब से इंपॉर्टेंट देना है ऐसे टॉपिक को। इसमें छोटा मोटा रूल्स ऐड किया है। ठीक है। ये रूल्स को तुम ऐसे एज ए इंडिविजुअल करंट अफेयर कहीं से देखोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है। मतलब बहुत टफ होगा इसको, इतना कि एक एक रूल चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है इसमें, सेक्शन ए में कुछ चेंजेस लाया है, सेक्शन ओ में कुछ चेंजेस लाया है, टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। कुछ जो एक यहाँ पे जो बोल दे रहा हूँ अमेंड हेड, क्या पे किया था, वायलेशन ऑफ द एक्ट, जो एक्ट पहले वायलेट करता था उसको डीक्रिमिनलाइज किया है, ये याद रखना है। डीक्रिमिनलाइज मतलब क्या, कि अगर मान लो कि तुम वाटर को लेके तुम पॉल्यूट किए या फिर कुछ भी किए, उसके लिए तुमको जेल का सजा था, जेल। ठीक है। जेल वगैरह कर देता था, 2 साल 3 साल जो भी मैंने उसका प्रोविजन होगा जेल कर देता था। लेकिन इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि क्या किया है कि कुछ फाइन लेगा अब। ठीक है। जेल नहीं भरेगा, अब तुमको कुछ पेनल्टी लगा देगा, पेनल्टी फाइन के थ्रू। ठीक है। तो वो प्रोविजन लाया गया है। अब ये जब आया था एक्ट, उस समय एनवायरमेंटलिस्ट लोग क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्निंग अबाउट एनवायरमेंट बोल के क्रिटिसाइज किया था। ठीक है। तो इसको याद रखना कि वायलेशन ऑफ द वाटर एक्ट वेर डिक्रिमिनलाइज कब, 2024 का ही जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें डिक्रिमिनलाइज किया गया। ठीक है। और क्या किया गया, रिप्लेसिंग देम विद पेनल्टीज, मैंने पेनल्टी लगाया कि अगर आप इतना से इतना वाटर पोल्यूट कर रहे हैं या वाटर को मैंने डिस्टॉर्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, रिवर फ्लो को या फिर चेंज कर रहे हैं कुछ, तो उस केस में आपको पेनल्टी लगेगा। ठीक है। और क्या अमेंड करके डाला था, ऑल्सो अलाउड सेंटर टू अपॉइंट ऑफिसर, सेंटर को, मैंने ये जो एक्ट था वाटर एक्ट को जो अमेंड किया था 2024 में, वो सेंटर को अलाउ कर रहा है अपॉइंट करने के लिए ऑफिसर टू एडजुकेट ऑफेंस, मैंने जो भी ऑफेंस जो भी एग्जीक्यूट करेगा वो किसके पास पावर है, सेंटर के पास है। ठीक है। वाटर एक्ट पे जो भी मैंने पावर है मैंने जिस जिस किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट करना है जो देखेगा कि कौन गलती किया नहीं किया वायलेशन को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि जो ऑफिसर अपॉइंट हो रहा है, ठीक है, पेनल्टीज चेक करने के लिए, ठीक है, वो उसको कौन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है क्या, ऑप्शन होगा, ऑप्शन रहेगा तो नहीं मारना, कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा जो जितना भी एनवायरमेंट का जितने भी एक्ट वगैरह है ना, मैंने मैं क्लास में तो बताया ही था, हर एक एक्ट बता रहे थे जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था, एक जगह लिख के कहीं बता दिया था मैं। ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे डायग्राम इसमें है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर रखा है, और अभी तुम ऐसे बाय डिफॉल्ट दिमाग में रखना कि मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर रख रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर रखा है ऑफिसर को अपॉइंट करने का, जो चेक करेगा कि कौन गलती कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके ऊपर पेनल्टी कितना लगेगा, वो सब कौन देखेगा, एक ऑफिसर अपॉइंट रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट किए रहेगा। तो ये था तुम्हारा यहाँ से रख से निकालने का, इस वाले न्यूज में से निकालने का। ठीक है। अब आते हैं और देखते हैं क्या है इसमें आज का। बाकी अभी इलेक्शन होने वाला है झारखंड में, झारखंड में इलेक्शन होने वाला है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है, तो पेज पूरा भरा रहता है पूरा उसी से। दिल्ली स्पेसिफिक हो गया ये।
ये सब पूरा पॉलिटिक्स डिसीजन वाला जो पेज होता है वो पूरा पॉलिटिक्स का पेज रहता है इंडियन एक्सप्रेस में। ये भी पूरा पॉलिटिक्स के बारे में है, इसमें एमएलए एमपी ये सब। लोन बाइपोल सीट, अब देखो ये सब कीवर्ड है, बाइपोल क्या होता है, ये सब कीवर्ड है। तुमको जब पॉलिटी पढ़ोगे स्टैटिक कहीं से भी, ये सब कीवर्ड तुमको पता होना चाहिए। तुम ऐसे हेडलाइन देखोगे तो जान जाओगे कि अच्छा बाइपोल क्या होता है। ठीक है। अच्छा मैं बता देता हूँ, बाइपोल बोल दिया तो बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे कैंडिडेट, तुम्हारा जो एरिया था, कॉन्स्टिट्यूंसी था, वहां से कोई कैंडिडेट वैकेट कर दिया, या तो उसका डेथ हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके से सीट वैकेट कर दिया, तो खाली तो रहेगा नहीं। तो अब क्या होगा वहां पे नेक्स्ट, बाइपोल होगा। ठीक है, बाइपोल होगा, उसको बोलते हैं बाइपोल, बाइपोल इलेक्शन। तो अभी होने वाला है बाइपोल इलेक्शन, यही महाराष्ट्र और इसके साथ में जो जो बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, इलेक्शन कमीशन उनका इलेक्शन करा देगा। ठीक है। मैं जो मोस्ट रिमार्केबल बता दे रहा हूँ, अभी जो लास्ट 1-2 साल में हुआ था, जो उड़ीसा के हेल्थ मिनिस्टर का जब डेथ हुआ था, उड़ीसा के हेल्थ मिनिस्टर का डेथ हुआ था जब एक पुलिस कांस्टेबल को मैंने पॉइंट ब्लैंक पे आके गोली मारा था, उस समय उनका डेथ के बाद बाई इलेक्शन पिछले साल हुआ था। ठीक है। जबकि उड़ीसा का इलेक्शन इस साल होना था, 1 साल के लिए था, तो इलेक्शन करा दिया गया। 1 साल का गैप था लेकिन फिर भी इलेक्शन करा दिया गया। ठीक है। तो वो चीज कह रहा हूँ कि बाइपोल, उस मैंने उस पर्सपेक्टिव से भी तुम्हें बस एग्जांपल है कि बाइपोल होता क्या है बताने के लिए एग्जांपल दो दिया। तालिबान अपॉइंट एक्टिंग कंसल्ट, अच्छा ये भी नहीं है, इधर भी कुछ काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है कुछ। हाँ देखो ये, जिसका पीएसआर ऑप्शनल है उसको मस्ट पढ़ना चाहिए इनको, सी राजा मोहन को। पढ़ना चाहिए सी राजा मोहन को। ठीक है, बहुत अच्छा लिखते हैं आईआर पे, बहुत अच्छा। जिस किसी का भी पीआई एसआईआर ऑप्शनल है, इनको छोड़ के वो, मैंने अपना एक, इनका एक जो आइडियोलॉजी है मैं बता देता हूँ, कि ट्रेड को प्रमोट करते हैं कंट्री के बीच में। ठीक है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का कैसे सॉल्व किया जाए, वे कहते हैं कि ट्रेड को प्रमोट करो। ठीक है, ट्रेड को प्रमोट करो। तो इनका जो आइडियोलॉजी है, इनका जब भी एडिटोरियल होगा देखना, वो हमेशा ट्रेड को बोलेंगे कि इंप्रूव करो। ये हमेशा मैंने इंस्टीट्यूशनल मैंने आइडियोलॉजी है कि इंस्टीट्यूशनल को, अगर इंस्टीट्यूशन को बचाना है, मैंने वर्ल्ड वर्ल्ड में अगर पीस चाहिए तो इंस्टीट्यूशन को बचाना है। ठीक है। जितने भी इंस्टीट्यूशन उनको एक्टिवेट रखना पड़ेगा, उनको अच्छे से रखना पड़ेगा, तब जाके वर्ल्ड बचे रहेगा। तो इस एडिटोरियल में भी वही वही बात कर रहे हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन विल फेस ग्रेटर चैलेंज। अगर ट्रम्प आ गया है, ट्रम्प आ गए हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कह रहे हैं कि जो भी जितना भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि तुम्हारा तुम्हारा यूएन हो गया, ठीक है, जो भी छोटा मोटा ग्रुपिंग्स वगैरह है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट, वो सबको मैंने खतरा है ट्रम्प से, ये कह रहे हैं अपने ये में कि इनका क्या है, इंस्टीट्यूशनलिस्ट आइडिया है इनका। ये चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन होता है बहुत बड़ा प्लेयर इंटरनेशनल अफेयर में, तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये एडिटोरियल है, मैं बताया था हमेशा कि एडिटोरियल डिस्कस करूंगा नहीं डिटेल में, मैं बस बता दूंगा एज आइडियोलॉजी कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, तुम अगर ऑप्शनल हो तो इनको हमेशा कोट करना, सी राजा मोहन। ठीक, सी राजा मोहन लिख देना, और बोलना कि उनका इंडिया पाकिस्तान पे ये व्यू है। सी राजा मोहन, उनका इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे ये व्यू है, इसराइल यूक्रेन पे ये व्यू, इसराइल और फलस्तीन पे ये व्यू है। तो इनका, ये प्रोफेसर रह चुके हैं कोई साउथ ईस्ट एशियन यूनिवर्सिटी के, और बहुत अच्छा लिखते हैं। इनको इंडियन गवर्नमेंट इनका व्यू को सुनता भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये। कभी भी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे, आईआर का अगर तुम इंटरव्यू में बैठो या कहीं भी बैठो, इनका आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। अब वही चीज ऊपर में जो देखे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसी के ऊपर एक एडिटोरियल है। एज ए बेसिक्स तुमको पता चल गया कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है। ठीक है, मनी सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, मतलब आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करने आएगा। ठीक है, कट करेगा, वही चीज है बस। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे दुनिया भर का चीज लिखा हुआ, कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट घटा है, तुम्हारे किसी काम का नहीं, उतना चीज जानिए। ठीक है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग वही है, मनी सप्लाई अगर ज्यादा हुआ है तो इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा, तो मनी सप्लाई को कम करना है, कौन करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी। कौन रहता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर रहते हैं। ठीक है, और 2-4 ठो और एक्स्ट्रा मैंने गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रहेंगे, कुछ आरबीआई के ये रहते हैं, वही लोग बैठ के डिसाइड करते हैं। अब ये है, ये मैंने वुमेन के ऊपर है। ठीक है, वुमेन के ऊपर है तो GS1, GS3। ठीक है, इकोनॉमी में पर्सपेक्टिव से भी देख लेना इनको। वुमेन के ऊपर बता रहे हैं कि एन अनरियलाइज्ड जेंडर डिवाइड, इनका क्रक्स क्या होगा वहीं पे लिख दिया हुआ है कि वुमेन टुडेज आर नॉट हेल्ड बैक बाय सोशल कंस्ट्रेंट। मतलब आज के डेट में कोई सोशल कंस्ट्रेंट, जैसा सोशल कंस्ट्रेंट नहीं है कि वुमेन को ये नहीं करने देना है, वो नहीं करने देना है। तो वुमेन कैसे लैक कर रहे हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ही बहुत कम है। ठीक है, लैक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उनको पढ़ाया जा रहा है
ठीक है, उनको हर चीज सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन उनका दिक्कत क्या है उनके साथ कि उनके लिए उस लायक उनके लिए जॉब ही नहीं है। ठीक है, लैक वही लिख रहा है, उसका क्रक्स वही होगा। यहाँ पे जो कुछ भी होगा क्रक्स वही होने वाला है। और ये कौन है? ये प्रोफेसर है। ठीक है, प्रोफेसर है, इसी सेंटर डायरेक्टर ये का प्रोफेसर है ये। ठीक, अब ये प्रोफेसर है तो आप सीधा डायरेक्टली आप, आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। ठीक है, और वुमेन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एज ए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका नाम लिख के आप कोट कर दोगे कि इनका वुमेन के व्यू, वुमेन के ऊपर व्यू क्या है, तो ये है। ठीक है, ये डायरेक्टली यही लाइन लिख देना, ज्यादा सोचना भी नहीं है। तो जो खोज रहे हो ना कि कहाँ से लिखूँ, एक्स्ट्रा कहाँ से ऐड करूँ, तो हमेशा इनका व्यू जो एज ए क्रक्स आइडिया यही है। ठीक है, वुमेन के ऊपर कुछ भी आ गया या फिर मान लो ऐसे आ गया ना वुमेन के ऊपर, तो इसी को कोट कर देना। इनका नाम अगर नहीं भी याद आता है तो मत आए, लेकिन एटलीस्ट ये कोट याद रहेगा कि वुमेन टुडेज आर नॉट हेल्ड बैक बाय सोशल कंस्ट्रेंट बट बाय लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये लिख देना। आंसर एनरिच्ड हो गया बहुत। और नाम लिख देते हो ऑप्शनल वगैरह में तो तुम्हारा ऑटोमेटिक तुम्हारा कॉपी यूनिक हो जाएगा। ठीक है, अब पीएम मैंने 3 नेशन का टूर करने वाले, इसमें क्या ही इंपॉर्टेंट होगा, करने वाले हैं, जब कर लेंगे उसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ फैक्ट इस वाले ये में है इंपॉर्टेंट, कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है? मोदी विल ट्रैवल टू ब्राजील, ब्राजील मोदी, पीएम पीएम मोदी जा रहे हैं ब्राजील। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि G20 का समिट होने वाला है। तो लास्ट ईयर इंडिया था, ठीक, अभी ब्राजील कर रहा है, उसके नेक्स्ट ईयर साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, तो उसी में इन तीनों कंट्री को अभी, इसको कहाँ गया ये कीवर्ड, ये कीवर्ड ट्रोइका, ट्रोइका, ट्रोइका मतलब कौन? इसका मतलब होता है कि जो कंट्री लास्ट ईयर करा था, जो आज कर रहा है और जो नेक्स्ट करेगा, ये तीनों को ट्रोइका बोलते हैं। ठीक है, ट्रोइका बोलते हैं, ये याद रखना। इंडिया वाज पार्ट ऑफ G20 ट्रोइका अलोंग विद ब्राजील साउथ अफ्रीका। ठीक है, इससे पहले ट्रोइका में कौन था? इंडिया से पहले कौन लिया था? इंडोनेशिया रखा था। ठीक है, तो लास्ट ईयर हम लोग इन तीनों को ट्रोइका मान रहे थे, इस बार हम लोग इन तीनों को ट्रोइका मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया तो मैंने अभी ब्राजील के पास है, इससे पहले इंडिया के पास था, अब नेक्स्ट जो जाएगा किसके पास? साउथ अफ्रीका के पास। तभी ये तीनों ट्राइका है। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट था। ट्रोइका अगर लिख देगा कि ट्रोइका रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग करके ऐसा लिख देगा, ठीक है ना, तो समझ जाना कि वो तीन का बात कर रहा है। ट्रोइका का मतलब थ्री थ्री होता है कि तीन लोग का ये जो मैंने अटेंड लेने वाला है, जो जो कोई भी चेयरमैन ले चुका है या ले रहा है या लेने वाला है, इन तीनों का बात हो रहा है ट्रोइका। ठीक है, ऐसा कीवर्ड मैं नहीं समझता कि एग्जामिनर को पूछना चाहिए, लेकिन ये बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है ये वर्ड, बार बार। तुम अगर कोई बुकलेट भी पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे ये ट्रोइका क्या है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, बस एक आइडिया रख लो कि हाँ इसका मतलब यही है। और वैसे भी आईआर एज ए करंट अफेयर ही आएगा, इसका स्टैटिक हम लोग को यूपीएससी में पढ़ना है नहीं। ठीक है, और जो कि हम लोग बैठे हैं सिर्फ यूपीएससी परस्पेक्टिव से। ठीक है, जिसको यूपीएससी का भी जिसको प्रिपरेशन करना है, तो ऐसा मत सोचना है कि मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ यूपीएससी के लिए भी। यूपीएससी के लिए भी डिटेल में बता रहा हूँ कि जो भी पेपर में मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, जिसको बहुत कम याद करना रखना पड़े, उसको बता दे रहा हूँ। अब एक न्यूज़ है, उड़ीसा टू होस्ट 18th 18th प्रवासी दिवस। किसके लिए मनाया जाता है प्रवासी दिवस? गांधी जी आए थे 9 जनवरी को 1915 में। ठीक है, तो उसके लिए मनाया जाता है ये प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, याद रखना उड़ीसा भी होस्ट करने वाला है नेक्स्ट जो है जनवरी 9 को। जनवरी 9 से स्टार्ट होगा, जनवरी 8-10, 8 से 10 तक रहेगा 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो उड़ीसा इसको होस्ट करने वाला है, किसके साथ? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर होस्ट करेंगे। थीम क्या रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम, ठीक है मान लेता हूँ कि ये ओपीएससी नेक्स्ट ईयर ओपीएससी में मैंने हल्का हो गया रहेगा, कमजोर हो गया रहेगा, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रवासी दिवस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि डायस्पोरा का स्ट्रेंथ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, और जो कि उड़ीसा इसको होस्ट कर रहा है, तो ये थ्रू आउट द ईयर रहेगा इंपॉर्टेंट। और कोई भी एग्जाम होगा छोटा मोटा, एसओ हो गया या कोई भी छोटा मोटा एग्जाम होगा, वहां पे पूछेगा ही कि थीम क्या था, थीम क्या था। तो तुम बोलोगे अरे भाई कहाँ से पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? तो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको याद रखना जरूरी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है इसका? थीम है डायस्पोरा, डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। कि डायस्पोरा का जो कंट्रीब्यूशन है विकसित भारत के लिए, वो है इसका थीम। याद रखना ये चीज, ये थीम ही तुमको पूछ लेगा। ठीक है, 18th नंबर भी याद रखना, ये अगर तुमको और बैठ रहे हो ऐसे वगैरह जैसा थोड़ा वनडे एग्जाम में, तो वहाँ पे डेथ 18th डे पूछ लेगा कि मैंने कोई कितना नंबर है, 19th है, 50th है, ऐसा पूछ लेगा। तो 18th भी याद रखना, 18th। ठीक है, 18th याद रखना। और क्या है, प्रेसिडेंट जो मुर्मू है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, वो कुछ अवार्ड देने वाले हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। जो लोग भी मैंने उसके काबिल होगा, किसी भी डायस्पोरा जो भी होगा, उसको प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू देंगे अवार्ड। ठीक है, पीएम नहीं देंगे। यहाँ पे अगर गेम खेलना हो उसके साथ, तो वो पीएम लिख देगा कि अपने मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी अवार्ड कन्फर किए हैं, कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस जो अवार्ड सम्मान था उसको दिए हैं, तो ऐसा नहीं।
प्रेसिडेंट मुर्मू दे रहे हैं अवार्ड, ठीक है। एक सेकंड। एक सेकंड। अच्छा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक बता दे रहा हूँ। देखो, ठीक है, इतना फैक्ट तुम्हारे नोट्स में रहना चाहिए। इसको कम से कम 2 बार रिवाइज करना है एग्जाम में बैठने से पहले, कम से कम 2 बार। एक बार पढ़े रहोगे तो कुछ याद भी नहीं रहेगा। कम से कम 2 बार रिवीजन करना है इसको, ठीक है। अब ये है, फिर बताया कि अभी एनवायरमेंट का सीओपी चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रहा है यूएनएफसीसी का, ठीक है। तो अब क्या है कि ये न्यूज हर दिन आते रहेगा कि क्या आज क्या डिस्कस हुआ, कल क्या डिस्कस हुआ, ठीक है। 3 दिन पहले अभी तक क्या क्रक्स निकला है, कुछ काम का निकला है कि नहीं। तो तुम इसके लेकर टेंशन मत रहो। जब एक बार क्लास वो करा दूंगा ना, जो बता रहा हूँ एनवायरमेंट का, ठीक है, इंटरनेशनल जो भी मैंने चल रहा है कॉप वगैरह, एक बार करा दिया रहेगा तुमको उसके साथ रिलेट कर पाओगे अच्छे से। तो इसका तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे जो न्यूज़ है वो मैं बता दे रहा हूँ हल्का सा, क्या है कि ये जो जो एक्सपर्ट है अमिताभ सिन्हा, ये मोस्टली मैंने आईआर पे भी लिखते हैं और इंटरनेशनल एनवायरमेंट कुछ रिलेटेड उस पर भी लिखते हैं ये, ठीक है। तो ये तो कह रहे हैं कि स्मॉल विक्ट्री एज ए नेशन अप्रूव न्यू कार्बन मार्केट रूल्स। अब न्यू कार्बन मार्केट रूल क्या है, ये डिटेल में पढ़ाया हूँ क्लास में, डिटेल में पढ़ाया हूँ। तो मैंने एज ए पर्सनल मोरल, ये मोरली में इसको ले रहा हूँ कि मैं तुमको एक बार एनवायरमेंट वाला अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक है, रिवीजन कराऊंगा मैं अच्छे से। यूट्यूब में वीडियो डाल दूंगा, उसको देख लेना। और यूट्यूब में नहीं, ऐसे लाइव पढ़ेंगे, जिसको भी कुछ डाउट होगा ऐसे रिलेटेड पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि न्यू मार्केट कार्बन रूल्स को ये करने वाले हैं हम लोग, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उस पर बात चल रहा है। और मोस्टली जो चलेगा यहाँ पे, डिस्कस होगा किस किस चीज़ पे। इससे पहले जो लास्ट हम लोग कार्बन मार्केट रूल पे बात किए थे, पेरिस एग्रीमेंट था 2015 में, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट। और अब क्या है कि जो G77 प्लस चाइना, ठीक है, G77 प्लस चाइना जो है, वो डेवलपिंग नेशन का ग्रुपिंग है, याद रखना। ग्रुपिंग विच रिप्रेजेंट्स मोर देन 130 डेवलपिंग कंट्रीज, रिजेक्टेड एन इनिशियल ड्राफ्ट। अब ये कौन है, ये लोग सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं। G77 प्लस चाइना, मैंने G77 का एक ग्रुपिंग है जिसमें लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। वो लोग सब रिजेक्ट कर दिया है क्या, जो डेवलप्ड कंट्रीज का जो भी फाइनेंशियल, ये मैंने फाइनेंशियल लोग जो भी बता रहे हैं उस चीज को रिजेक्ट किए हैं ये लोग। अभी ये इतना डिटेल में नहीं है, तुमको डिटेल में जब ये जब कंक्लूड हो जाएगा ना COP29, कहाँ हो रहा है, रिकॉल करो बात को, अजरबैजान, याद रखना। इससे लास्ट वाला कहाँ था, दुबई में, 28, ठीक है, COP28, ये याद रखना, ठीक है। तो और उसमें एक एज आइडिया क्या बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज आर अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एवरी ईयर, डेवलपिंग कंट्रीज हैज टू गो सब्सटेंशियली, मतलब कि 2026 के बाद से उनको 100 बिलियन वाला जो ये था उसको बढ़ाना है। और उसी को ये लोग नाम क्या दिए, न्यू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल ऑन फाइनेंस, ठीक। न्यूज में तुम देखोगे अभी जितना भी कंफ्यूजन होगा ना, वहाँ पे ये कीवर्ड तुम अगर प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लगाओगे, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स जो होने वाला है यूपीएससी का, उसमें तुम ये कीवर्ड हर टेस्ट सीरीज में पाओगे, देख लेना तुम, ठीक है। याद रखना, ये ऐसा ही कीवर्ड होता है जो क्वेश्चन एग्जामिनर जो होता है वो उठा के डालता है कि इसको पता है कि नहीं, एटलीस्ट ये है किस चीज से रिलेटेड। लिख देगा कि कार्बन मार्केट से रिलेटेड है, कि फाइनेंस से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, वहां पे दे देगा वो, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये कीवर्ड याद रखना। इसको यहाँ पे लोग क्या डिनोट कर रहा है, NCQG, ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। NCQG करके डिनोट कर रहा है, ये नहीं भी याद रहेगा चलेगा, ये बस इतना याद रखना कि कुछ कलेक्टिव क्वांटिटेटिव गोल है फाइनेंस के ऊपर, उसको हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करने वाले हैं, ठीक। फिर से वही है कि G77 जो डेवलपिंग कंट्रीज, एक्चुअली जो फाइनेंस का बात आता है ना, तो फाइनेंस का बात आता है तो सिंपल से समझ लेना कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री लड़ रहे हैं उसमें। क्यों, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो है वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री ये एलिगेशन लगा रहे हैं डेवलप्ड पे कि ये लोग भाई सारा गंदगी ये लोग फैलाया है, और अभी हम लोग को कह रहा है कि तुम साफ करो, तुम भी साफ करो साथ में। तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं हमेशा USA, यूरोपियन यूनियन को, कि आप लोग कचरा किए हैं इतना पहले से, तो आप लोग ज्यादा पैसा देंगे, क्यों नहीं देंगे, ठीक है। ये क्लास में हम डिस्कस किए थे, और मैं फिर से डिस्कस कराऊंगा एक बार डिटेल में। और क्या, और क्या लड़ाई चलता रहता है फाइनेंस के ऊपर, कि मिटिगेशन, मिटिगेशन पे खर्च करना है या एडेप्टेशन पे। तो वही चीज यहाँ पे लास्ट में लिखा होगा कि करेंटली मच ऑफ द फोकस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, देखो, क्लाइमेट फाइनेंस डिस्कशन इज ऑन मिटिगेशन, और मिटिगेशन पे डिस्कशन चल रहा है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है
वो क्या कह रहे हैं कि पहले एड्रेस करो एडेप्टेशन वाला पार्ट, ठीक है। ये क्लास में भी बार बार मैं जब पढ़ा रहा था बोल रहा था कि एडेप्टेशन और मिटिगेशन को अच्छे से देखना। और ओपीएससी ओपीएससी मेंस में जो ऐसे पूछा था क्लियर कट एडेप्टेशन वाला पार्ट पूछा था। एडेप्टेशन पे आपका क्या view है करके पूछा था कि कैसे में, ठीक है। तो ये है कि एक एक कीवर्ड तुमको जानना जरूरी है। तुम अब देखो ये चीज तुमको लग रहा है कि करंट अफेयर इतना कौन याद रखेगा, क्यों याद रखेगा। ये करंट अफेयर है ही नहीं, बस करंट अफेयर ये है कि COP29 में कुछ हो रहा है, बस यही करंट अफेयर है, बाकी सब का सब स्टैटिक है। तो पढ़ते समय थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना कि मुझे स्टैटिक पार्ट अच्छे से करना है, उसके बाद ही मैं करंट अफेयर समझ पाऊंगा। अगर मैं बार बार मेरे को डर लग रहा है कि करंट अफेयर सब कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा पागलपन में मत घुसना। पहले स्टैटिक कर लो अच्छे से, उसका करंट अफेयर का हेडलाइन देखोगे और तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलते रहेगा। जहां पे तुमको नहीं समझ आ रहा है, स्टैटिक देखो, रिवाइज करो, रिकॉल करो, और उसके बाद फिर से करंट अफेयर देखो, तुमको एकदम इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो ये एनवायरमेंट का मैं यहाँ पे जितना था काम का जो भी डिस्कस हुआ है बता दिया हूँ। इसको तुम और अच्छे से तब समझ पाओगे जब एक बार एनवायरमेंट का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह बता रहा हूँ मैं, समझ आएगा, उसके बाद समझ आएगा। और क्या है, अब देखो यही चीज, इंडिया फॉसिल फ्यूल बेस्ड CO2 एमिशन टू स्पाइक 4.6%। इंडिया का हम लोग को पता है कि इंडिया कोल डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोल डिपेंडेंट ज्यादा है, ठीक। और इसके लिए इंडिया जो एक ग्लास का कोल फेज आउट करना है, उसके लिए इंडिया हार्ड मैंने एकदम हार्श क्रिटिसाइज किया था। तो उसको कीवर्ड को हटा के फेज आउट को हटा के फेज डाउन किया गया था, ठीक है। CAPF इसी पे क्वेश्चन पूछा था कि फेज डाउन था कोल को लेके कि फेज आउट था करके, ठीक। तो इंडिया का जो स्पाइक है वो बहुत ज्यादा है कोल कार्बन एमिशन में, ठीक। तो ये हेडलाइन बन गया यहाँ पे। तो क्या इंडिया से ज्यादा कोई और कंट्री है क्या जो ज्यादा स्पाइक इंक्रीज हुआ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे लिख दिया कि कंपेयर्ड विथ इंडिया चाइना एमिशंस आर प्रोजेक्टेड टू राइज बाय 0.2%। मतलब चाइना अपना जो पास्ट जो उसका एमिशन था उसका वो 0.2% इंक्रीज हो रहा है। और यूएस का है 0.6%, यूरोप का है 0.38%। कहने का मतलब कि एट प्रेजेंट इंडिया ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस ये कर रहा है, एमिट कर रहा है फॉसिल फ्यूल एमिशंस। फॉसिल एमिशन को कैसे कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, वो अपना 4% इंक्रीज कर रहा है। जैसे मान लो कि वो होगा लास्ट ईयर होगा 100% पे, तो इस बार वो 104% जनरेट कर रहा है। चाइना होगा 200% पे, तो वो अपना 0.2% है, ठीक है, 0.2% है। तो इसका इसका 1% हो गया 2, तो मान लो कि 204 के आसपास होगा, 204 के परसेंट के आसपास होगा, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ कि अपना अपना कैपेसिटी के हिसाब से लोग इंक्रीज कर रहे हैं, जिसमें इंडिया अपना एज ए परसेंटेज इंडिया बहुत। तो इंडिया इसके लिए बिल्कुल भी अशेम्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया कह रहा है कि हम लोग अपना लेवल का डेवलपमेंट अभी तक नहीं किए हैं, इसलिए हमें मत रोको टोको, हम नेट न्यूट्रलिटी 2070 तक करेंगे। ये सब कीवर्ड क्या है, ये सब स्टैटिक है, ये सब जब अच्छे से नॉर्मल पढ़ोगे तो वहां पे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो पेपर में बताया है सिंपली ये याद रखना कि इंडिया फ्यूजल फ्यूल का जो स्पाइक है ज्यादा है। याद नहीं भी रहेगा परसेंटेज कोई दिक्कत नहीं, बस बाकी सब कंट्री जितने भी माने हाईएस्ट मोस्ट माने प्रोड्यूसिंग जो एमिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके मुकाबले में इंडिया का जो अपना पर्सनल जो स्पाइक है वो ज्यादा है बाकी सबसे, ठीक। और क्या एक क्लास में कभी बताया भी था कि जैसा कि ये एनवायरमेंट का थोड़ा कॉन्सेप्ट है अल्नीनो। तो अल्नीनो कैसे इंपैक्ट करता है क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। कार्बन सिंक को कैसे इंपैक्ट करता है कार्बन सिंक को। तो यहाँ पे फैक्ट बताया गया है इसी में, इसी रिपोर्ट में जो रिपोर्ट एक आया है ये वाला रिपोर्ट कहाँ गया, कार्बन प्रोजेक्ट स्टडी जो कुछ हुआ है, ये नाम जरूरी नहीं है, लेकिन उस रिपोर्ट के थ्रू क्या पता चला है कि जो अल्नीनो की वजह से जो CO2 सिंक है 2023 में ड्यू टू वार्मर टेम्परेचर, ठीक है, लैंड का, माने कि जैसे क्या एलिनो आया तो क्या हो गया, ड्रॉट क्रिएट हो गया। ड्रॉट क्रिएट हुआ तो इससे क्या हुआ कि पेड़ वगैरह सब मर गए। तो पेड़ वगैरह मर गए तो लैंड का जो CO2 सिंक था वो फैक्ट है, ठीक, ये फैक्ट हो गया। अब तुमको वहां पे एग्जाम में यही स्टेटमेंट दे देगा कि अल्नीनो लीड्स टू इंक्रीज इन कार्बन CO2, ठीक है। अब तुमको अल्नीनो के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, तुमको कार्बन सिंक के बारे में पता है लेकिन अल्नीनो क्या कर रहा है तुमको पता नहीं है, तो क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो एज आइडिया सो याद रखना कि अल्नीनो क्या किया है कि जो लैंड का जो CO2 सिंक है उसको डिक्रीज कर दिया है। क्यों, क्योंकि ड्रॉट आया अल्नीनो की वजह से, और उसकी वजह से क्या हुआ कि पेड़ पेड़ जो था मर गए, और पेड़ मर गए तो लैंड का ऑटोमेटिक CO2 सिंक डिक्रीज हो जाएगा। पेड़ का कैपेसिटी होता है ना कार्बन एब्जॉर्ब करने का, वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे ओशियन का इन टर्म्स ऑफ कार्बन सिंक, ओशियन कितना सिंक करता है, लैंड कितना सिंक करता है, वही सब यहाँ पे दिया हुआ है। क्लास में मैं बार बार मैं बता रहा था कि ये सब चीज घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे ही आते रहेगा। अगर तुम वो स्टैटिक समझ गए हो तो ये सब न्यूज़पेपर जब भी पढ़ने बैठोगे एक आइडिया तुमको लग जाएगा कि इसमें क्या क्या काम का चीज है क्या नहीं है काम का चीज। अब एक्सप्लेन पेज में आज उतना कुछ था नहीं, एक ही था वही, वो भी एनवायरमेंट के ऊपर ही था, ये रहा, ठीक है। हियर व्हाट इज ऑन टेबल इन एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एक फैक्ट बता देता हूँ कि 1995 के बाद से हर साल
1995 के बाद से हर साल एक सीओ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है, ठीक। पार्टीज हैव कम टुगेदर एवरी ईयर सिंस 1985, बारिंग कोविड वाला जो ईयर छोड़ के हर साल ये लोग बैठे हैं एक बार कि क्लाइमेट चेंज पे क्या कर रहे हैं। बस ये एक फैक्ट याद रखना। ऐसा दे देगा कि मैंने कई बार मैंने अभी तक एक बार भी मैंने ऐसा सीओपी, हर बार जब से अर्थ समिट हुआ है तब से हर बार बैठ रहा है क्या सीओपी? तो नहीं, 1995 के बाद से हर बार बैठ रहा है एक्सेप्ट एक्सेप्ट 2020। ठीक है, याद रखना ये फैक्ट है, ये सब स्टैटिक का पार्ट है। तुम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं पूछ रहा है करंट अफेयर, तुम्हारा स्टैटिक जो है उसको तुम अच्छे से पढ़ो, फिर यहाँ पे आना, फिर ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, व्हाट हैव द वेरियस कॉप अचीव्ड सो फार? अभी तक जो भी कॉप क्या अचीव किया है, तो क्योटो प्रोटोकॉल अच्छे से डिस्कस कराया हूँ मैं, तुम इसका टेंशन मत लो। एनवायरमेंट का जो जितना भी इंटरनेशनल ये चीज है ना, तुम इसका टेंशन मत लो, वो तुम्हारे लिए मैं टेंशन लेके रखा हूँ। मैं इसको खत्म कराऊंगा अच्छे से, मैं कह रहा हूँ। और तुम बात को लिख लो, मैं अच्छे से कराऊंगा इसको। क्योटो प्रोटोकॉल 1987 में आया, उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना था। वैसे ही कॉप 15 में कोपेनहेगन में डिसाइड हुआ कि कौन मैंने नेक्स्ट जो होने वाला है कि क्या टारगेट रखेंगे। पहला तो क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो कमिटमेंट था, ठीक है। फिर कोपेनहेगन में सेकंड कमिटमेंट लिया गया 4 साल के लिए, 2012 तक के लिए, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर पेरिस 2015 में ये लिया गया कमिटमेंट, ठीक है, एनडीसी वाला, एनडीसी, ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी। तो 2020 से स्टार्ट होना था वो, ठीक है, 2020 से स्टार्ट होना था और हो गया। 3 साल के बाद से 2023 से ग्लोबल स्टॉक टेक स्टार्ट होने वाला था। ये सब कीवर्ड है, तुमको नहीं समझ आ रहा तो टेंशन मत लो। तुम 3-4 दिन बाद तुमको जब लाइव रिवीजन कराऊंगा उसको तुम क्लास जरूर से जरूर अटेंड करना, ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये बस करंट अफेयर में पूछ रहा है, और करंट अफेयर में करता यही है ये लोग कि रहेगा न्यूज छोटा सा और बड़ा दे देगा 2-2 पेज का एडिटोरियल या 2-2 पेज का ये कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि तुमको क्या करना है, स्टैटिक अच्छे से पढ़ लो और यहाँ का एक बार उस हाफा जाली मैंने एकदम क्विक रीडिंग स्कीम कर लो पूरा रीडिंग को। हाँ अच्छा ये है, अच्छा ये है। तो मैं जैसे क्या किया, मैं बस क्वेश्चन देखा यहाँ पे, व्हाट इज सीओपी, पता है मुझे, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस कॉप अचीव्ड, पता है मुझे, क्योंकि कॉप में जो कुछ भी हुआ तुमको, अगर स्टैटिक अच्छा है तुमको पता होगा क्या दिया होगा इसमें, ठीक। व्हाट आर सम ऑफ द क्रिटिसिज्म, अब ये जो पूछ दिया ना कॉप का क्रिटिसिज्म, ये डायरेक्ट मीन्स के लिए है। कैसे बताता हूँ, लिख देगा कि कॉप जो है मैंने फालतू का है, एग्जाम में दे दिया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टूथलेस टाइगर करके लिख दिया, मान लो लिख दिया। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि कॉप से कुछ आउटकम निकल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट है जो बहुत अच्छे पॉइंट है, सारा पॉइंट तो याद नहीं रह पाएगा, लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट है कि कैसे नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे फैक्ट्स डाटा लिया हुआ है कि कैसे नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज अगर मुझे नहीं पता है तो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लूंगा थोड़ा सा कि कॉप का क्रिटिसिज्म क्या है। तो क्रिटिसिज्म ये है, मारूंगा पहला क्रिटिसिज्म कि जो टारगेट लिया था 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस का, अभी तक अचीव नहीं कर पाया है, ठीक है, पहला चीज। और क्या है, और मैंने हावेवर टारगेट लिया है और कितना करना है, वर्ल्ड मस्ट कट 43%, 43% कट करना है 2023 तक का एमिशन 2019 का। जो भी बड़े 43% एमिशन हो रहा है उसको कट करना है बाय 2030। किया कितना है, किया कितना है, ओनली 2%, ठीक है, सिर्फ 2% कट किया है। तो ये चीज का मजाक उड़ रहा है, बिलो 2% अभी तक इसका ये है कट किया है। तो एज ए फैक्ट लिखना हुआ तो ये सब पॉइंट फैक्ट लिखूंगा, मेरे यहाँ कॉपी में रहेगा। और उसको जो प्रीलिम मेंस देने से पहले बैठ के मैं कोचिंग में यहाँ याद रिवाइज करूंगा मैं, ठीक है। तो ये पॉइंट किसी के भी कॉपी में नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि कोई इस हिसाब से सोचे नहीं कि कॉप का भी क्रिटिसिज्म हो सकता है क्या। हाँ हाँ बिल्कुल है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉप, ठीक है। अगला क्या है, क्रिटिसाइज क्या कर रहा है कि अनेबल टू प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस, अभी तक कुछ फाइनेंस के ऊपर कुछ कंक्लूसिव कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाया है। हर साल कहता है कि 100 बिलियन दूंगा और 100 बिलियन देता ही नहीं है। और क्या है इसका डिमेरिट, जैसे कि यहाँ पे वही फाइनेंस के बारे में बोला है कि प्रोमिस टू रेज $100 बिलियन बाय 2020, लेकिन अभी तक भी कुछ ऐसा फाइनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। दो अच्छा मिल गया क्रिटिसिज्म, दो अच्छा क्रिटिसिज्म, जहाँ पे मैं टारगेट था, टारगेट से कितना दूर है दिखा दिया। फाइनेंस अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है, जो फेज कोल को फेज आउट करना था उसको फेज डाउन कर दिया है, इससे और स्लो हो गया, ठीक है। तो ये सब क्रिटिसिज्म खुद से भी कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन ये दो जरूर होना चाहिए कॉपी में, ठीक है। और क्या, व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड आउटकम, अब क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है COP29, पहले आने दो, उसके बाद पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। लेकिन एक चीज बता दिया हूँ कि याद रखना NCQG, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड इस बार के लिए, ठीक है। क्या है, न्यू न्यू कोलिशन करके था, हाँ, न्यू कलेक्टिव, कलेक्टिव क्वांटिफाइड, क्वांटिफाइड और क्या है गोल, तो ये याद रखना है NCG। यहाँ पे एक सेकंड में फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, ये बार बार जब भी न्यूज में आएगा। NCQG याद रखना, न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल, ठीक है, क्वांटिफाइड गोल नॉट क्वालिफाइड, वहां पे ट्विस्ट कर देगा क्वालिफाइड।
क्वांटिफाइड और क्वालिफाइड में यही डिफरेंस है कि क्वांटिफाइड वाले को तुम न्यूमेरिक वैल्यू से तुम असाइन कर सकते हो कि हाँ ये कंट्री इतना कम करने वाला है, ये कंट्री इतना कम करने वाला है, ठीक है, उस क्वांटिफाइड होता है वो। लेकिन क्वालिफाइड क्या होता है कि उसमें तुम ये नहीं कर पाओगे कि हाँ कितना परसेंटेज, वो बस कह रहा है कि मैं करूंगा कम, ये मेरा मेरा ड्यूटी है, मैं करूंगा कम, ठीक है। मैं सोचा हूँ कि मैंने लाइफ स्टाइल जैसे हो गया, मोदी जी का 2021 में लाइफ स्टाइल एक दिए थे ना आइडिया, कि मैंने कैसा रहना चाहिए हम लोग को, लाइफस्टाइल वाला आइडिया फॉलो करना चाहिए जहाँ पे हम लोग एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, ये वो हो, दुनिया भर का बात होगा। तो क्या है उसको हम लोग ये नहीं कर सकते क्वांटी, उसको हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू में असाइन नहीं कर सकते कि किस तरीके से हम लोग एनवायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं पे भी क्वांटिटिव रहेगा तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि इंडिया कसम खाएगी 3 बिलियन कार्बन सिंक करेगा बाय 2026 या 2030, ठीक है, तो वो हो जाता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो हो गया, आज का इतना ही था, इसमें और कुछ है आईआर का? हाँ एक चीज याद रखना, ये यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन यूपीएससी क्या कर रहा है ना, कि किस कंट्री में किस टाइप का मैंने चल रहा है, किस टाइप का दिक्कत चल रहा है किस कंट्री में, वो यूपीएससी पूछ लेता है। तो अभी जर्मनी का जो क्या है ना कि वहाँ के पॉलिटिक्स इतना मैंने कोलिशन गवर्नमेंट चल रहा है, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब कि दो तीन पार्टी मिलकर सरकार चला रहे हैं। इसकी वजह से कल भी एक न्यूज आया था जो मैं बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे वॉल्क्सवैगन का जो था यूनिट वो ठप हो गया था, बैठ गया था, ठीक है। वॉल्क्सवैगन कार जो बनाता है मैन्युफैक्चरिंग, उसका वहाँ पे खराब चल रहा है, वो उसको रिलेट किया था पॉलिटिक्स के साथ। तो बस ऐसे यार याद रखना है कि जर्मनी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है वहाँ पे, उसकी वजह से बहुत अनसर्टिनिटी बना हुआ है मार्केट में, ठीक है। ये याद रखना, बस बैकअप याद रखना, नोट्स भी मत बनाना, बस याद रखना कि हाँ, जर्मनी में कुछ चल रहा है, किससे रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या हो रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, उसकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी है। बस हो गया इकोनॉमी में। हाँ ये थोड़ा सा देख लो, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। मैं कल बोला था कि एफपीआई एफडीआई बार बार आएगा, ठीक, यहाँ पे फिर से आरबीआई का थोड़ा सा और डिटेल में दिया है, फिर देखना एक दिन एक्सप्लेंड पेज में आएगा। और इसमें फिर से वही बता रहा है कि जो कुछ भी था एफपीआई, पहले तो यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन है देख लो पहले, एफडीआई और एफपीआई होता क्या है। एफडीआई वो होता है यूजुअली अ लॉन्ग टर्म डायरेक्टली विद द प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूवल, माने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट का प्रॉपर अप्रूवल से होता है, विद राउटिंग, विदाउट राउटिंग, मैंने स्टॉक मार्केट में जो इन्वॉल्व होता है उससे उससे कुछ रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसको एफडीआई बोल रहा है। फिर एफपीआई क्या हो रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो जहाँ पे बॉन्ड या फिर स्टॉक मार्केट में कुछ खरीद रहा है कोई इन्वेस्टर, उसको हम लोग बोलेंगे एफपीआई, ठीक है। एफपीआई विच इज यूजुअली शॉर्ट टर्म, मतलब कि थोड़ी देर के लिए लगाते हैं, जैसे कि अभी सुन रहे हो न्यूज में बार बार कि एफपीआई आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, आउटफ्लो हो रहा है। ये क्या होता है कि इसके पास चॉइस है, जो इन्वेस्टर है इसके पास चॉइस है कि शेयर खरीदा, जब देखा कि मार्केट खराब हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे लड़ाई शुरू होने वाला है या पॉलिटिकली गवर्नमेंट गिरने वाला है, तो अपना पैसा लेके चले जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म होता है ये। लेकिन एफडीआई में क्या होता है कि निकालना बहुत मुश्किल होता है पैसा वापस अपना, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव किया है, कंपनी पैसा इन्वेस्ट किया तो इस भरोसे पे किया कि हाँ मान के चलता हूँ कि 10 साल 15 साल तो मैं पैसा लगा के रखूंगा ही, 5 साल या 10 साल, कुछ मैंने लॉन्ग टर्म एफडीआई, तो ये है। अब इसी के ऊपर आरबीआई क्या बोला है कि इससे पहले कोई भी एफपीआई अगर 10% था, 10% से ज्यादा आता था, 10% से ज्यादा रहता था, उसको एफडीआई में कन्वर्ट कर दिया जाता था। जैसे मान लो कि पर्सन ए पैसा लेके आया और टाटा का 10% शेयर खरीदा, 9% खरीदा, ठीक, उसको एफडीआई कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जैसे वो 11% खरीद लिया तो उसका जो 11% था वो एफडीआई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, एफडीआई में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या हुआ, इससे जो जो पर्सन ए था वो बोला कि अब एफडीआई तो मुझे निकालना मुश्किल होगा, निकालना मुश्किल होगा। तो गवर्नमेंट क्या उसको किया कि पर्सन ए है, वो अगर मान लो कि 22% के आसपास इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका जो 10% रहेगा वो एज ए एफपीआई रहेगा, ठीक है, और जो 12% एक्स्ट्रा जो रह गया, ठीक है, 10% से ऊपर जो भी लिमिट है, उसको हम लोग एफडीआई में कैटेगराइज कर देंगे। और ये कौन इन्फॉर्म करेगा, ये जो कंपनी जहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है वो इन्फॉर्म करेगा किसको, गवर्नमेंट को। और ये जो इन्वेस्ट कर रहा है 12-22%, तब ये गवर्नमेंट से पूछेगा कि लुक, मैं एफपीआई से ज्यादा इन्वेस्ट, मैंने एफपीआई 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अप्रूवल दो कि मुझे 22% ये करना है। इसमें एक ट्रैप है, छोटा सा एक कीवर्ड है कि लैंड बोर्डिंग, जो एफपीआई कंसर्न शुड नेसेसरीली अप्रूव फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग अप्रूवल रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज। ये लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज के लिए मैंने स्पेसिफिकली गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए ही चाहिए कह के कह रहा है ये, ठीक है। लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज मतलब कौन, नीचे हो गया श्रीलंका, सॉरी इधर ऊपर हो गया चाइना, इधर हो गया पाकिस्तान, इधर हो गया बांग्लादेश, तो इन लोग के आसपास का जो लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनका अप्रूवल चाहिए होगा गवर्नमेंट से अगर एज एफडीआई कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये है, अभी भी है, ये बेसिक्स में न्यूज है, ये एक बार जब एक्सप्लेन पेज में आएगा तो और डिटेल में आएगा। बस अभी तक इतना याद रखो कि गवर्नमेंट कुछ क्लासिफाई किया है एफबीआई, एफपीआई और एफडीआई में, ठीक है। तुम जब भी बुकलेट आएगा कहीं से भी आएगा तुम देखना
इस चीज को समराइज करके देगा। हम लोग डेली बैठ रहे हैं डिस्कस करने के लिए, तो हम बस एक स्टोरी की तरह पढ़ ले रहे हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो करूंगा नहीं। हो गया, इतना ही था न्यूज में, और देख लेते हैं। चलो, खत्म हो गया। वो हॉकी स्टार्ट हुआ है बिहार के राजगीर, राजगीर में। ठीक है, बहुत हिस्टोरिकली राजगीर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ है बिहार का एशिया कप, हॉकी का एशिया कप। तो इस चीज बस न्यूज़ है, करंट अफेयर याद रख लेना। बस हो गया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।